हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डैक्स यानी डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन में जो भी इम्पोर्टेंट फंक्शंस है उनके बारे में सीखेंगे। तो अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम समएक्स फंक्शन के बारे में सीखेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो मेरे पास सेल्स डेटा, ये एक डमी डेटा है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो अब यहाँ पे मेरे पास दो कॉलम है, यूनिट सोल्ड और यूनिट प्राइस। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके मुझे टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, न्यू मेजर, और यहाँ पे मैं मेजर को नाम देता हूं टोटल रेवेन्यू। और यहाँ पे सम, ये जो फंक्शन है पहले उसको ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा सम फर्स्ट यूनिट सोल्ड इनटू यूनिट प्राइस ब्रैकेट कंप्लीट। जैसे ही मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की कोशिश करता हूं यानी एक्सप्रेशन लिखने की कोशिश करता हूं तो मुझे एरर आएगा। क्यों? क्योंकि सम जो फंक्शन है वो एक से ज्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं ले सकता। अगर आपको जस्ट उस पर्टिकुलर कॉलम को अगर सम करना है तो उसके लिए आप सम यूज कर सकते हो, लेकिन मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है और बाद में सम करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे सम को यूज नहीं कर सकता। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे यूज करना पड़ेगा सम एक्स। तो मैं यहाँ पे इसको डिलीट करता हूं और यहाँ पे मैं लिखूंगा सम एक्स। सम एक्स। अब ये जो सम एक्स है ये दो आर्ग्यूमेंट लेता है, एक है टेबल, दूसरा है एक्सप्रेशन। तो यहां पे मेरा जो टेबल नेम है वो है सेल्स, तो मैं यहां पे लिखता हूं सेल्स, और यहां पे मैं लिखूंगा एक्सप्रेशन। तो मुझे यहां पे यूनिट सोल्ड और यूनिट प्राइस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है। तो मैं यहां पे लिखूंगा यूनिट सोल्ड इनटू यूनिट प्राइस ब्रैकेट कंप्लीट और एंटर। अब यहां पे मुझे देखना है कि मेरा रेवेन्यू कैलकुलेट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो मैं यहां पे कार्ड में इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा। तो देखिए हमारा टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट हो चुका है। अब मान लीजिए मुझे टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट नहीं करना है, तो मेरे पास यहां पे डेटा में कैटेगरी है, उसमें से मुझे जस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी में कितना रेवेन्यू आया है वो देखना है। तो उसके लिए मैं यहां पे क्या करूंगा, तो मैं यहां पे फिर से क्रिएट करूंगा नया मेजर, न्यू मेजर। अब इसको मैं नाम दूंगा इलेक्ट्रॉनिक्स रेवेन्यू। अब यहां पे मैं फिर से यूज करूंगा समेक्स, तो यहां पे मैं लिखूंगा समेक्स। अब ये जो समेक्स फंक्शन है अगेन ये दो आर्ग्यूमेंट लेगा, एक टेबल दूसरा एक्सप्रेशन। तो पहले मुझे पूरे टेबल को कैलकुलेट करना था, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे सेल्स टेबल लिया था, लेकिन यहाँ पे मुझे जस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स को ही कैलकुलेट करना है। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पहले इस पर्टिकुलर समेक्स को फिल्टर करूंगा। तो इसको अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे मेरे पास एक्सेल है। तो एक्सेल में अगर मुझे मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी जो है उसका ही अगर टोटल सेल अगर निकालना है, तो मैं क्या करता हूं, यहां पे मैं इसको फिल्टर करूंगा और जो भी रिमेनिंग है उसको ही मैं कैलकुलेट करूंगा। सिमिलरली यहां पे भी मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले फिल्टर फंक्शन लगाना पड़ेगा। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, यूज करता हूं फिल्टर। अब ये जो फिल्टर है ये भी दो आर्ग्यूमेंट लेता है, पहला है टेबल, दूसरा है फिल्टर एक्सप्रेशन। तो मेरा टेबल कौन सा होगा, ये पूरा एंटायर टेबल, तो मैं यहां पे लिखता हूं सेल्स। और मेरा फिल्टर एक्सप्रेशन क्या होगा, मुझे फिल्टर करना है कैटेगरी वाइज जो कि है इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी। तो मैं यहां पे लिखता हूं कैटेगरी इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रैकेट कंप्लीट। अब इसके बाद मुझे समेक्स के लिए एक्सप्रेशन लिखना है। तो समेक्स के लिए मेरा एक्सप्रेशन क्या है, मुझे इन दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करना है। तो मैं यहां पे लिखूंगा यूनिट सोल्ड इनटू यूनिट प्राइस ब्रैकेट कंप्लीट एंड एंटर। अब इसको मुझे
चेक करना है। तो यहाँ पे मैं फिर से एक नया कार्ड क्रिएट करूंगा और यहाँ पे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा इलेक्ट्रॉनिक्स रेवेन्यू के मेजर को। तो यहाँ पे मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। तो देखिए मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का रेवेन्यू इतना है। तो इस तरीके से आप टोटल रेवेन्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो और स्पेसिफिक कैटेगरी का रेवेन्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप समेक्स फंक्शन का यूज कर सकते हो। अब हम मीनेक्स फंक्शन के बारे में सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो अब यहां पे मेरे पास दो कॉलम्स है, यूनिट सोल्ड और यूनिट प्राइस। अब इसमें से मुझे फर्स्ट रेवेन्यू कैलकुलेट करना है और उसमें से मिनिमम रेवेन्यू को शो करना है। तो यहां पे उसके लिए मैं यहां पे यूज करूंगा न्यू मेजर और मैं यहां पे दूंगा मेजर का नाम रेवेन्यू। अब इसको पहले नॉर्मल मिनिमम फंक्शन से कैलकुलेट करके देखते हैं। तो यहां पे मैं यूज करूंगा नॉर्मल मिनिमम फंक्शन और यूनिट सोल्ड इनटू यूनिट प्राइस। जैसे ही मैं यहां पे यूनिट सोल्ड को यूनिट प्राइस से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करता हूं तो देखो यहां पे एरर आ गया। तो ये मुझे एरर देगा। क्यों? क्योंकि मीन जो फंक्शन होता है वो एक से ज्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं ले सकता। तो यहां पे आइदर आपको यूनिट सोल्ड देना पड़ेगा या यूनिट प्राइस देना पड़ेगा, लेकिन आप मल्टीप्लाई यहां पे नहीं कर सकते हो। लेकिन मैं चाहता हूं कि मुझे पहले मल्टीप्लाई करना है और उसमें से मिनिमम अगर फाइंड आउट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो यहां पे मुझे यूज करना पड़ेगा मीनएक्स। तो मैं उसे डिलीट करता हूं और यहां पे मैं लिखता हूं मीन एक्स। तो यहां पे मुझे पहले टेबल का नाम देना पड़ेगा, तो सेल्स कॉमा। अब मैं यहां पे इसको एक्सप्रेशन लिख सकता हूं। तो मेरा एक्सप्रेशन होगा यूनिट सोल्ड इनटू यूनिट प्राइस, ब्रैकेट कंप्लीट और एंटर। तो देखिए मेरा मिनिमम रेवेन्यू कैलकुलेट हो चुका है। अब मुझे इसको शो करना है। तो इसके लिए मैं यहां पे जाऊंगा रिपोर्ट व्यू और यहां पे कार्ड में मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा मिनिमम रेवेन्यू को। तो देखिए यहां पे मिनिमम रेवेन्यू आ चुका है। तो इस तरीके से आप मिनिमम रेवेन्यू कैलकुलेट कर सकते हो। मान लीजिए अब मुझे मिनिमम रेवेन्यू कैलकुलेट नहीं करना है, तो मेरे पास डेटा में यहां पे कैटेगरीज है। तो उसमें से मुझे जो इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी है उसमें मेरा मिनिमम रेवेन्यू कितना है वो मुझे फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए मैं यहां पे क्या करूंगा, मैं फिर से जाऊंगा न्यू मेजर और यहां पे मैं मेजर का नाम दूंगा मिनिमम इलेक्ट्रॉनिक्स रेवेन्यू। अब यहां पे मैं फिर से लिखूंगा मीनेक्स। अब यहां पे मुझे मिनिमम रेवेन्यू को कैलकुलेट करना है, लेकिन पूरे टेबल के रेवेन्यू को कैलकुलेट नहीं करना है, जस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी के मिनिमम रेवेन्यू को कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले यहां पे लगाना पड़ेगा फिल्टर। तो यहां पे हम लिखेंगे फिल्टर। फिल्टर फंक्शन क्या करता है, पूरे टेबल को आपको फिल्टर करके देगा आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग। तो यहां पे फिल्टर में हमें दो आर्ग्यूमेंट पास करने पड़ते हैं, एक है टेबल, दूसरा है फिल्टर एक्सप्रेशन। तो यहां पे मेरा जो टेबल है वो है सेल्स टेबल, तो उसको मैं सिलेक्ट करता हूं। और मेरा जो फिल्टर एक्सप्रेशन है, मुझे इस पर्टिकुलर टेबल को फिल्टर करना है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। तो मैं यहां पे लिखूंगा कैटेगरी, कैटेगरी इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये फिल्टर फंक्शन क्या करेगा, इस एंटायर टेबल को पहले फिल्टर करेगा इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। तो इसके बाद मुझे यहां पे रेवेन्यू कैलकुलेट करना है। तो यहां पे मैं कैलकुलेट करूंगा यूनिट सोल्ड इनटू यूनिट प्राइस। और ये रेवेन्यू कैलकुलेट होने के बाद इसका जो मिनिमम रेवेन्यू होगा वो यहां पे असाइन हो जाएगा। तो ये ब्रैकेट में करता हूं कंप्लीट और एंटर। तो अब मुझे
मैंने ये जो मेजर क्रिएट किया है उसका डेटा मुझे शो करना है, तो उसके लिए मैं फिर से जाऊंगा रिपोर्ट व्यू और यहां पे मैं एक कार्ड क्रिएट करूंगा और इस कार्ड में मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा मिनिमम इलेक्ट्रॉनिक रेवेन्यू को। तो देखिए यहां पे मिनिमम इलेक्ट्रॉनिक रेवेन्यू आ चुका है। अब आप बोलोगे कि ये मिनिमम है लेकिन इससे ज्यादा है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी में वो सबसे मिनिमम है। अगर हम ओवरऑल डेटा की बात करें तो ये सबसे हमारा मिनिमम रेवेन्यू हो गया। तो इस तरीके से आप मिनिमम रेवेन्यू और किसी अगर स्पेसिफिक कैटेगरी का अगर आपको मिनिमम रेवेन्यू चाहिए तो वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब हम मैक्सएक्स फंक्शन के बारे में सीखेंगे, तो चलिए देखते हैं। अब यहां पे हमने जैसे मिनिमम रेवेन्यू कैलकुलेट किया है वैसे ही हम मैक्सिमम रेवेन्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पे देखिए, यहां पे मैंने मिनिमम रेवेन्यू कैलकुलेट किया है पूरे डेटा का। तो अब मुझे मैक्सिमम रेवेन्यू कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए मैं यहां पे क्या करूंगा, मैक्सिमम, और यहां पे मीन एक्स की जगह हमें यूज करना पड़ेगा मैक्स एक्स और एंटर। तो अभी देखिए यहां पे मीन की जगह मैक्स रेवेन्यू कैलकुलेट हो चुका है। सिमिलरली अगर मुझे मैक्सिमम रेवेन्यू कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी का, तो उसके लिए मैं यहां पे क्या करूंगा, पहले तो मिनिमम की जगह मुझे लिखना पड़ेगा मैक्सिमम और यहां पे मीन एक्स की जगह मुझे लिखना पड़ेगा मैक्स एक्स, ब्रैकेट कंप्लीट, एंटर। तो अब देखिए यहां पे पहले जो मिनिमम इलेक्ट्रॉनिक्स रेवेन्यू था, अब ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक्स रेवेन्यू यहां पे दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप मिनिमम मैक्सिमम यूज कर सकते हो। अब हम एवरेजेक्स फंक्शन के बारे में सीखेंगे, तो चलिए देखते हैं। अब मान लीजिए मुझे मिनिमम भी नहीं निकालना है, मैक्सिमम भी नहीं निकालना है, मुझे उसका एवरेज निकालना है। तो उसके लिए मैं यहां पे क्या करूंगा, फिर से जाऊंगा टेबल व्यू और मुझे यहां पे एवरेज निकालना है, एवरेज रेवेन्यू निकालना है। तो मैं यहां पे लिखूंगा एवरेज और यहां पे मुझे यूज करना पड़ेगा एवरेज एक्स, एंटर। तो देखिए यहां पे जैसे मैं रिपोर्ट व्यू में जाता हूं तो यहां पे देखिए ये हो गया मेरा एवरेज रेवेन्यू। अब जैसे मैंने यहां पे टोटल एवरेज रेवेन्यू निकाला है वैसे मैं यहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी में भी एवरेज रेवेन्यू निकाल सकता हूं। तो उसके लिए मैं यहां पे जाऊंगा टेबल व्यू, फिर से यहां पे मैक्स की जगह मुझे लिखना पड़ेगा एवरेज और यहां पे फिर से यूज करना पड़ेगा एवरेज एक्स और एंटर। अब मैं यहां पे फिर से रिपोर्ट व्यू में जाता हूं और देखिए ये जो है ये है एवरेज इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी का रेवेन्यू। तो इस तरीके से आप एवरेज एक्स को यूज कर सकते हो। अब हम काउंटेक्स फंक्शन के बारे में सीखेंगे, तो चलिए देखते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे एक कैटेगरी कॉलम है। अब मैं चाहता हूँ कि इस पर्टिकुलर कैटेगरी कॉलम में जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है उसका मुझे काउंट चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, न्यू मेजर और यहाँ पे मैं दूंगा उसका नाम, सो इलेक्ट्रॉनिक्स, काउंट, और यहां पे पहले हम नॉर्मल काउंट फंक्शन से उसको करने की कोशिश करते हैं। तो मैं यहां पे लिखूंगा पहले नॉर्मल काउंट फंक्शन। अब ये जो नॉर्मल काउंट फंक्शन है ये एक आर्ग्यूमेंट लेता है, तो मैं यहां पे इसको दूंगा कैटेगरी, और लेकिन मुझे पूरे कैटेगरी नहीं चाहिए, मुझे जस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी के लिए चाहिए। तो मैं यहां पे लिखूंगा इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉनिक्स, ब्रैकेट कंप्लीट, एंड एंटर। तो जैसे ही मैं यहां पे एंटर करता हूं तो देखिए यहां पे एरर आ गया। क्यों? क्योंकि मैं यहां पे कॉलम का नाम दे सकता हूं लेकिन ये इज इक्वल्स टू नहीं लिख सकता।
अगर मैंने यहाँ पे जस्ट कैटेगरी लिखा और एंटर किया तो ये रन होगा। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे रिपोर्ट व्यू में ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूं तो देखिए ये काउंट देगा, लेकिन ये जो काउंट है ये पूरे रिपोर्ट का काउंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स का काउंट नहीं है। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो मैं फिर से जाता हूँ टेबल व्यू, और यहाँ पे ये नॉर्मल काउंट फंक्शन से नहीं हो सकता है, तो इसके लिए मुझे यहाँ पे यूज करना पड़ेगा काउंटेक्स फंक्शन। सो यहाँ पे मैं यूज करूंगा काउंटेक्स फंक्शन। हमें काउंटेक्स फंक्शन क्यों यूज करना है, क्योंकि यहां पे मैं फिल्टर लगा सकता हूं काउंटेक्स में। तो यहां पे मैं फिल्टर लगाऊंगा, फिल्टर पहले मुझे देना पड़ेगा सेल्स कॉमा फिल्टर फंक्शन। तो मुझे इसको फिल्टर करना है इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी के अकॉर्डिंग, तो मैं यहां पे लिखता हूं कैटेगरी इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉनिक्स अब उसके बाद मुझे यहां पे काउंट चाहिए, तो इसके लिए मैं यहां पे कोई भी कॉलम को यूज कर सकता हूं। तो यहां पे मैं यूज करूंगा ऑर्डर आईडी और ब्रैकेट कंप्लीट एंड एंटर। तो अब हम रिपोर्ट व्यू में जाएंगे। तो जैसे मैं रिपोर्ट व्यू को देखता हूं तो देखिए यहां पे प्रीवियसली यहां पे 15 था जो कि टोटल काउंट था, अब यहां पे 6 आ गया जो कि मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का काउंट है। अब मुझे हाई रेवेन्यू ट्रांजैक्शन का काउंट चाहिए, यानी जिसका भी रेवेन्यू, जिस भी ऑर्डर का रेवेन्यू ग्रेटर देन 3000 होगा उसी पर्टिकुलर ऑर्डर का मुझे काउंट चाहिए। तो उसके लिए मैं यहां पे क्या करूंगा, यहां पे जाऊंगा न्यू मेजर और मेजर का नाम हाई रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस। अब यहां पे मैं फिर से यूज करूंगा काउंटेक्स। अब इसको मुझे फिल्टर करना है, सो मैं यहां पे यूज करूंगा फिल्टर फंक्शन और टेबल का नाम सो सेल्स कॉमा फिल्टर एक्सप्रेशन। सो यहां पे मुझे डेटा को फिल्टर करना है, लेकिन कौन से डेटा को फिल्टर करना है, जिसका भी रेवेन्यू 3000 से ज्यादा है। तो पहले मुझे यहां पे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यूनिट सोल्ड और यूनिट प्राइस को। तो मैं यहां पे मल्टीप्लाई करता हूं यूनिट सोल्ड इनटू यूनिट प्राइस, और इसका रेवेन्यू मुझे देखना है 3000 से ज्यादा है क्या नहीं है। तो इसके लिए मैं यहां पे लिखता हूं ग्रेटर देन 3000। अगर ये ग्रेटर देन 3000 है तो यहां पे मुझे उसको काउंट करना है। तो फिर से मैं यहां पे कोई भी कॉलम का नाम लिख सकता हूं। तो यहां पे मैं लिखता हूं ऑर्डर आईडी एंड ब्रैकेट कंप्लीट और एंटर। अब हम रिपोर्ट व्यू में जाएंगे और यहां पे मैं फिर से एक कार्ड क्रिएट करता हूं और इस कार्ड में मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा हाई रेवेन्यू ट्रांजैक्शन को। और देखिए मेरे पास ऐसे 10 ट्रांजैक्शन है जिसका रेवेन्यू 3000 से ज्यादा है। तो इस तरीके से आप काउंटेक्स को पावर बीआई में यूज कर सकते हो। अब हम डैक्स में जो लॉजिकल फंक्शंस है जैसे कि एंड हो गया, और हो गया, इफ हो गया, इनके बारे में सीखेंगे। पहले हम इफ फंक्शन के बारे में सीखेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे स्टूडेंट ये एक डमी डेटा है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मार्क्स है। अब ये जो स्टूडेंट के मार्क्स है इसके अकॉर्डिंग मुझे चेक करना है स्टूडेंट पास है या फेल है। और मेरा जो क्राइटेरिया है वो है मोर देन 40%। अगर मोर देन 40% है तो वो पास है, अगर लेस देन 40% है तो वो फेल है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा न्यू कॉलम और यहाँ पे मैं पहले कॉलम का नाम दूंगा रिजल्ट। अब यहाँ पे मुझे चेक करना है, तो चेक करने के लिए मैं यहाँ पे यूज करता हूं इफ। अगर आप इफ फंक्शन जो है वो अगर सी प्लस प्लस जावा में यूज करते हो तो फर्स्ट हम कंडीशन लिखते हैं
तो यहां पे भी हम कंडीशन लिखेंगे। तो मेरी कंडीशन है यहां पे जो मेरे मार्क्स है उसको मुझे चेक करना है, तो मैं यहां पे लिखूंगा मार्क्स, स्टूडेंट के मार्क्स। अब मेरी कंडीशन जो है वो है ग्रेटर देन 40। अब उसके बाद मुझे अगर ये कंडीशन ट्रू है तो मुझे क्या प्रिंट करना है, पास। तो मैं यहां पे लिखूंगा पास। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो क्या प्रिंट करना है, फेल। तो मैं यहां पे लिखूंगा फेल, ब्रैकेट कंप्लीट। तो ये जो होता है वो होता है इसका ट्रू पार्ट, और ये जो होता है ये उसका होता है फॉल्स पार्ट या एल्स पार्ट भी आप बोल सकते हो। अब यहां पे मैं बोलूंगा एंटर। तो देखिए ये 92 40 से ऊपर है तो यहां पे पास, 36 40 से नीचे है तो यहां पे फेल। तो इस तरीके से आप इफ स्टेटमेंट यूज कर सकते हो। नाउ अगर मेरी कंडीशन मोर देन 1 है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इसको परफॉर्मेंस कैटेगरी में डिवाइड करना है, 85 से ऊपर एक्सेलेंट, 60 से ऊपर गुड, 40 से ऊपर एवरेज, और लास्ट में अगर 40 से बिलो है तो पुअर, तो क्या मैं C++ जावा जैसा इफ के अंदर इफ यूज कर सकता हूं? यस। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मैं यहां पे फिर से जाता हूं न्यू कॉलम, और यहां पे मैं देता हूं कॉलम का नाम। सो मेरे कॉलम का नाम है परफॉर्मेंस कैटेगरी, परफॉर्मेंस कैटेगरी, और यहां पे मुझे इफ के अंदर इफ लिखना है। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, जस्ट अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लाइन बाय लाइन लिखता हूं। तो यहां पे इफ, अब इफ के बाद मेरा कंडीशन, तो मेरा कंडीशन है मार्क्स। फर्स्ट में चेक करूंगा ग्रेटर देन 85 है क्या, तो यहां पे मैं लिखूंगा 85। अगर है तो मुझे क्या करना है, क्या प्रिंट करना है, एक्सेलेंट। तो मैं यहां पे लिखूंगा एक्सेलेंट। अगर नहीं है तो मुझे दूसरा कंडीशन चेक करना है, यानी इसके इफ, यहां पे फिर से मुझे इफ लिखना पड़ेगा। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, तो यहां पे मैं लिखूंगा इफ। अब यहां पे मुझे फिर से कंडीशन को चेक करना पड़ेगा, तो यहां पे मैं फिर से मेरे कंडीशन लिखूंगा मार्क्स, और मार्क्स यहां पे ग्रेटर देन 60। अगर ये ग्रेटर देन 60 है तो मुझे क्या प्रिंट करना है, यहां पे मुझे प्रिंट करना है गुड। अगर मान लीजिए 60 से अबव भी नहीं है तो मेरी तीसरी कंडीशन मुझे चेक करनी है, मेरे मार्क्स 40 से अबव है क्या। तो उसके लिए मैं यहां पे फिर से लिखूंगा इफ, और यहां पे हम फिर से हम कंडीशन चेक करेंगे। तो यहां पे स्टूडेंट मार्क्स, अब यहां पे मुझे चेक करना है ग्रेटर देन 40 है क्या। अगर ग्रेटर देन 40 है तो यहां पे मुझे प्रिंट करना है एवरेज। तो यहां पे मैं प्रिंट करता हूं एवरेज। अगर मान लीजिए कि 40 से भी अबव मार्क्स नहीं है तो वो आएगा पुअर कैटेगरी में। तो यहां पे मैं लिखूंगा कॉमा, और इसका एल्स पार्ट पुअर, तो पुअर और ब्रैकेट कंप्लीट एंड एंटर। तो देखिए यहां पे 92 85 से अबव है तो यहां पे एक्सेलेंट, 36 ये बिलो है 40 से तो यहां पे क्या होगा, पुअर, 73 बिलो है 85 से लेकिन अबव है 60 से तो यहां पे प्रिंट होगा गुड। सो इस तरीके से आप डैक्स में इफ के अंदर इफ भी यूज कर सकते हो। इस वीडियो में हम डैक्स में जो स्विच फंक्शन है उसके बारे में सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए यहां पे डिपार्टमेंट करके एक कॉलम है जहां पे स्टूडेंट्स के डिपार्टमेंट लिखे हुए हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये जो डिपार्टमेंट है ये शॉर्टकट्स में लिखे जाए। जैसे फॉर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इसके लिए CSE, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए ME, लाइक दैट मुझे लिखना है। तो उसके लिए मैं यहां पे जाऊंगा न्यू कॉलम, और यहां पे मैं लिखूंगा कॉलम का नाम। सो कॉलम का नाम न्यू डिपार्टमेंट, और यहां पे हमें यूज करना है स्विच फंक्शन। तो यहां पे मैं लिखूंगा स्विच,
तो नेक्स्ट लाइन पे मैं यहां पे लिखता हूं स्विच, और यहां पे फर्स्ट हमें लिखना पड़ता है एक्सप्रेशन। तो यहां पे एक्सप्रेशन में आप डायरेक्टली डिपार्टमेंट, जो भी कॉलम पे आप वर्क कर रहे हो उस कॉलम का नाम यहां पे लिख सकते हो। तो मैं डिपार्टमेंट पे कर रहा हूं, तो मुझे यहां पे डिपार्टमेंट कॉमा। अब यहां पे जैसे सी प्लस प्लस जावा में जो स्विच केस स्टेटमेंट है, तो वहां पे हम स्विच लिखते हैं, फिर बाद में केसेस लिखते हैं। तो यहां पे भी आपको वैल्यूज और रिजल्ट लिखना पड़ता है। तो यहां पे मैं लिखता हूं वैल्यूज। तो मुझे क्या करना है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग को शॉर्टकट लिखना है सीएसई। तो मैं यहां पे लिखता हूं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, और इसको मुझे किसमें कन्वर्ट करना है, वो मेरा होगा रिजल्ट। तो मुझे इसको कन्वर्ट करना है शॉर्टकट में, तो शॉर्टकट मेरा है सीएसई। तो मैं यहां पे लिखता हूं सीएसई। तो ये हो गया मेरा पहला कंडीशन। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ये हो गया मेरा पहला केस। अब दूसरा केस मुझे लिखना है यहां पे, तो दूसरा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और इस मैकेनिकल इंजीनियरिंग को मुझे एमई करके रिप्रेजेंट करना है। तो मैं यहां पे लिखता हूं एमई। तो ये हो गया मेरा दूसरा केस। अब वैसे ही मैं तीसरा केस लिखूंगा, तो यहां पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और इसको मुझे रिप्रेजेंट करना है ई से। तो यहां पे लिखूंगा मैं ई। तो ये हो गया मेरा थर्ड केस। अब मैं फोर्थ केस लिखूंगा यहां पे। तो फोर्थ केस है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इसको रिप्रेजेंट करना है आईटी से। तो यहां पे आईटी। तो ये हो गया मेरा फोर्थ केस। अब यहां पे मैं फिफ्थ केस लिखूंगा सिविल इंजीनियरिंग, और इसको मुझे रिप्रेजेंट करना है सीई से। तो मैं यहां पे लिखूंगा सीई, और बाद में मैं इस स्विच फंक्शन को यहां पे क्लोज करता हूं। तो देखिए, इसको इसने कन्वर्ट कर दिया है इस शॉर्ट फॉर्म में। मान लीजिए कि मुझे इस पांचों के पांचों डिपार्टमेंट को चेंज नहीं करना है, मुझे जस्ट 3 डिपार्टमेंट को चेंज करना है, और इस लास्ट 2 डिपार्टमेंट को मुझे लिखना है अदर। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, तो उसके लिए यहां पे जैसे सी प्लस प्लस जावा में डिफॉल्ट स्टेटमेंट होता है, वैसे ही यहां पे ये हो गया वैल्यू और ये हो गया रिजल्ट, और इसके बाद ये दो आपको नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इसको डिलीट कर दूंगा, और यहां पे मैं लिखूंगा डिफॉल्ट। डिफॉल्ट यानी जो अगर इसको मैच नहीं होता है तो मुझे वो डिफॉल्ट स्टेटमेंट चाहिए। तो मैं यहां पे डिफॉल्ट लिखूंगा अदर। ओके, तो ये क्या करेगा, इन तीनों डिपार्टमेंट को तो कन्वर्ट कर देगा, लेकिन जो बाकी 2 बचे हुए डिपार्टमेंट है उसको वो अदर्स करके ट्रीट करेगा। तो यहां पे मैं बोलूंगा एंटर। तो देखिए, सीएसई मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए उसने कन्वर्ट कर दिया, लेकिन बाकी 2 डिपार्टमेंट के लिए उसने लिखा है अदर। तो मान लीजिए अब मुझे यहां पे अदर नहीं चाहिए, मुझे ब्लैंक चाहिए। तो उसके 2 वेज है। तो पहला वे जो है, यहां पे आप कुछ भी नहीं लिखोगे। अगर मैंने यहां पे डिफॉल्ट में कुछ भी नहीं लिखा तो ये बाय डिफॉल्ट ब्लैंक हो जाएगा। तो यहां पे मैं बोलता हूं एंटर। तो देखिए, यहां पे अदर्स में ब्लैंक हो गया। तो ये हो गया पहला तरीका। दूसरा वे है, ये है कि आप यहां पे जो डैक्स का रेडीमेड फंक्शन है ब्लैंक, वो भी यूज कर सकते हो। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, यहां पे कॉमा, और यहां पे मैं डिफॉल्ट स्टेटमेंट दूंगा, लेकिन यहां पे जो डिफॉल्ट स्टेटमेंट है वो डैक्स का फंक्शन है ब्लैंक। तो यहां पे मैं लिखूंगा ब्लैंक और एंटर। तो देखिए, रिजल्ट सेम आएगा। ओके, बट पहले में हमने कुछ भी नहीं लिखा, और दूसरे में हमने ब्लैंक फंक्शन, जो डैक्स का रेडीमेड फंक्शन है ब्लैंक, उसका यूज किया है। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो।
अब मान लीजिए मुझे ब्लैंक भी नहीं चाहिए और मुझे अदर भी नहीं चाहिए, जो वहां पे ओरिजिनल डेटा है वैसे का वैसा ही डेटा मुझे यहां पे चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो यहां पे मैं ब्लैंक नहीं लिखूंगा, तो यहां पे मैं लिखूंगा ओरिजिनल कॉलम का नाम। तो यहां पे मेरा ओरिजिनल कॉलम क्या है, डिपार्टमेंट, तो मैं यहां पे लिखूंगा डिपार्टमेंट एंड एंटर। देखिए इसने तीनों को तो कन्वर्ट कर दिया, लेकिन लास्ट के जो दो बचे हुए हैं उसको उसने वैसे का वैसा ही लिखा है। तो इस तरीके से अगर आपको वैसे का वैसा ही डेटा चाहिए तो आप कॉलम का नाम यहां पे डायरेक्टली लिख सकते हो, इसको कहा जाता है डिफॉल्ट। अब मान लीजिए मुझे यहां पे इसको शॉर्टकट में कन्वर्ट नहीं करना है, मुझे नंबर्स देने हैं, कुछ नंबर्स देने हैं। तो क्या मैं इसको नंबर्स में रिप्रेजेंट कर सकता हूं, जैसे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए 1, मैकेनिकल के लिए 2 और इलेक्ट्रिकल के लिए 3, लाइक दैट मैं यूज कर सकता हूं। यस, तो मैं इसको कन्वर्ट करता हूं नंबर्स में, तो यहां पे मैं बोलूंगा नंबर 1, इसको मैं कन्वर्ट करूंगा नंबर 2 और यहां पे नंबर 3। अब यहां पे ये जो डेटा है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ओरिजिनल स्ट्रिंग को, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग, इसको। इसका डेटा टाइप क्या है, टेक्स्ट। और ये जो 1 2 3 है उसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। तो अगर मैं मान लीजिए इसको ऐसे का ऐसा ही रन करता हूं तो यहां पे एरर आएगा। क्यों एरर आएगा, क्योंकि ये जो है 1 2 3 ये न्यूमेरिकल है और ये जो है स्टूडेंट डिपार्टमेंट ये टेक्स्ट है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो डिफॉल्ट है ये भी मुझे एक नंबर करके सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मान लीजिए जो अदर्स 2 है उसको मैं कॉमन नंबर देना चाहता हूं 4। ओके, सो यहां पे मैं लिखूंगा 4 और यहां पे बोलूंगा एंटर। तो देखिए इसने उसको कन्वर्ट कर दिया। और यहां पे देखिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सिविल दोनों के लिए इसने 4 का यूज किया है। तो इस तरीके से आप स्विच फंक्शन को डैक्स में यूज कर सकते हो। इस वीडियो में हम डैक्स में जो एंड ऑपरेटर, एंड फंक्शन और एंड इनसाइड एंड को किस तरीके से यूज करते हैं उसके बारे में सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास दो कॉलम है, मार्क्स और अटेंडेंस। तो मुझे यहाँ पे चेक करना है स्टूडेंट पास है या फेल है। ओके, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ न्यू कॉलम और यहाँ पे जाने के बाद इस कॉलम को मैं नाम दूंगा रिजल्ट। अब ये रिजल्ट मुझे चेक करना है, लेकिन कंडीशन है कि मार्क्स ग्रेटर देन 40% होने चाहिए और जो अटेंडेंस है वो भी ग्रेटर देन 60% होना चाहिए। तो उसके लिए मैं यहां पे क्या करता हूं, इफ। अब यहां पे मैं दो कंडीशन लिखूंगा। तो मेरा फर्स्ट कंडीशन मार्क्स ग्रेटर देन 40, दूसरा कंडीशन सो कॉमा अटेंडेंस ग्रेटर देन 60। अब अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो ही मुझे पास लिखना है। तो यहां पे मैं लिखूंगा पास और फेल्ड। लेकिन जैसे ही मैं यहां पे फेल्ड लिखता हूं तो देखिए यहां पे एरर आ गया। क्यों, क्योंकि हमारा जो इफ स्टेटमेंट है वो एक से ज्यादा लॉजिकल आर्ग्यूमेंट नहीं ले सकता और यहां पे मैंने दो लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं। तो मैं अब यहां पे क्या करूंगा, यहां पे यूज करूंगा एंड। तो एंड यूज करने के दो वेज है। फर्स्ट वे है लॉजिकल एंड ऑपरेटर और सेकंड वे है एंड फंक्शन। तो यहां पे मैं फर्स्ट यूज करूंगा लॉजिकल एंड ऑपरेटर। तो इसके लिए मैं यहां पे क्या करूंगा, ये जो कॉमा है इसको निकाल लूंगा और यहां पे मैं लिखूंगा एम्परसेंट एंड। तो ये जो है इसे कहा जाता है लॉजिकल एंड ऑपरेटर। इसका जो आउटपुट होगा वो अगर ट्रू है तो मेरा पास प्रिंट होगा, अगर इसका आउटपुट फॉल्स है तो फेल्ड प्रिंट होगा। तो मैं यहां पे देता हूं एंटर। तो देखिए यहां पे पास और फेल आ चुका है। तो यहां पे देखिए मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन 40 है लेकिन अटेंडेंस लेस देन 60 है, तो यहां पे फेल्ड। तो इस तरीके से आप लॉजिकल एंड ऑपरेटर यूज कर सकते हो। अब ये हो गया पहला तरीका। अब दूसरा वे क्या है, दूसरा वे है एंड फंक्शन। तो अब मैं क्या करता हूं, यहां पे नया कॉलम क्रिएट करता हूं, न्यू कॉलम, और इसको मैं नाम दूंगा रिजल्ट 2।
अब ये जो रिजल्ट है ये मैं एंड फंक्शन के थ्रू क्रिएट करना चाहता हूं, तो यहां पे मैं दूंगा फर्स्ट इफ, तो यहां पे एंड फंक्शन, तो एंड, अब ये जो एंड फंक्शन होता है ये दो लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स लेता है। ओके, सो मेरा पहला लॉजिकल आर्ग्यूमेंट होगा मार्क्स ग्रेटर देन 40, तो मैं यहां पे लिखूंगा मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40 और अटेंडेंस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60, तो यहां पे मैं दूंगा अटेंडेंस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60। तो ये हो गया मेरा एंड फंक्शन। अब इसके बाद मुझे रिजल्ट प्रिंट करना है, तो मैं यहां पे दूंगा कॉमा, और ये कंडीशन अगर ट्रू है तो पास प्रिंट करना है, तो पास, और ये कंडीशन अगर फॉल्स है तो यहां पे फेल, ब्रैकेट कंप्लीट। तो देखिए यहां पे ये जो एंड फंक्शन है ये क्या करेगा, दोनों कंडीशन को चेक करेगा। अगर ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है तो यहां पे ये पास प्रिंट करेगा, अगर एक भी कंडीशन फॉल्स है तो फेल प्रिंट करेगा। सो एंटर। तो देखिए यहां पे, तो इस तरीके से आप एंड फंक्शन भी यूज कर सकते हो। अब मान लीजिए आपके पास तीन कंडीशंस है, आपको डिपार्टमेंट चेक करना है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है क्या, उसके बाद अटेंडेंस भी चेक करना है और मार्क्स भी चेक करना है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहां पे एंड जो फंक्शन है ये हमेशा दो आर्ग्यूमेंट्स लेता है। तो अगर मुझे मोर देन टू आर्ग्यूमेंट्स अगर एंड में देना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पे लिखना पड़ेगा एंड इनसाइड एंड। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, यहां पे मैं एक और एंड यूज करूंगा, सो एंड, और ये जो एंड है, ये जो एंड है इसका जो आउटपुट होगा वो मैं चेक करूंगा दूसरे कंडीशन के साथ। सो मान लीजिए मुझे इसका जो आउटपुट है वो चेक करना है डिपार्टमेंट के साथ, तो मैं यहां पे लिखूंगा कॉमा, और यहां पे मैं डिपार्टमेंट लिखूंगा, सो डिपार्टमेंट इज इक्वल्स टू कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ब्रैकेट कंप्लीट। तो देखिए यहां पे, तो ये जो एंड फंक्शन है वो कैसे, एंड इनसाइड एंड कैसे रन होगा, फर्स्ट हमेशा इनर एंड एग्जीक्यूट होगा। तो यहां पे देखिए ये अगर ट्रू है और ये अगर ट्रू है तो यहां पे इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा ट्रू, और इसका जो आउटपुट है वो चेक होगा इसके साथ, डिपार्टमेंट के साथ। अगर तीनों भी ट्रू है तो ही पास प्रिंट होगा, अदरवाइज फेल प्रिंट होगा। तो देखिए यहां पे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ये सारे तीनों कंडीशन ट्रू है इसलिए पास। अदरवाइज यहां पे देखिए, यहां पे ग्रेटर देन 40 मार्क्स है और ग्रेटर देन 60 अटेंडेंस भी है, लेकिन डिपार्टमेंट सिविल इंजीनियरिंग है, तो यहां पे एक कंडीशन फॉल्स हो गया तो हमारा आउटपुट आएगा फॉल्स। तो इस तरीके से आप एंड इनसाइड एंड भी यूज कर सकते हो। इस वीडियो में हम डैक्स में जो और ऑपरेटर और फंक्शन, साथ ही साथ एक और फंक्शन में दूसरे और फंक्शन को कैसे यूज करते हैं उसके बारे में सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास दो कॉलम्स है, एक मार्क्स दूसरा अटेंडेंस। तो अब हमें डिसाइड करना है स्टूडेंट पास है या फेल है, और हमारा क्राइटेरिया है कि अगर मार्क्स 40 से ऊपर है और अटेंडेंस अगर 80 से ऊपर है तो वो पास है, अदरवाइज फेल। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पे जाएंगे न्यू कॉलम, और यहां पे मैं पहले नाम दूंगा कॉलम को रिजल्ट। अब यहां पे हमें कंडीशन चेक करना है तो इफ फंक्शन। अब यहां पे मैं लॉजिकल टेस्ट लिखूंगा, सो मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40। अब दूसरा कंडीशन अटेंडेंस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80। अगर इसमें से एक भी कंडीशन ट्रू है तो हमारा स्टूडेंट जो है वो पास है, तो यहां पे मैं लिखूंगा पास, एल्स फेल। लेकिन यहां पे देखो प्रॉब्लम यह है कि यहां पे मोर देन 3 आर्ग्यूमेंट्स हो गए, तो मैं यहां पे अगर एंटर करता हूं तो एरर आएगा। अब यहां पे मुझे दो में से एक भी अगर कंडीशन ट्रू है
तो पास प्रिंट करना है, तो मुझे यहां पे क्या करना पड़ेगा, यहां पे यूज करना पड़ेगा और। अब और यूज करने के दो वेज है, एक वे है और ऑपरेटर, दूसरा वे है और फंक्शन। सो पहले हम और ऑपरेटर यूज करेंगे, तो यहां पे मैं क्या करता हूं, यहां पे यूज करता हूं और ऑपरेटर। तो ये सिंबल है और ऑपरेटर का। तो जैसे ही मैं यहां पे और ऑपरेटर यूज करता हूं तो एंटर, तो यहां पे देखिए रिजल्ट आ गया। अब यहां पे देखिए मार्क्स लेस देन 40 है लेकिन अटेंडेंस ग्रेटर देन 80 है, तो पास। सिमिलरली यहां पे अटेंडेंस लेस है लेकिन मार्क्स ग्रेटर देन 40 है, तो पास। और दोनों भी कंडीशन अगर फॉल्स है तो फेल। तो इस तरीके से ये और ऑपरेटर यूज होता है। अब ये हो गया हमारा पहला तरीका। अब दूसरा वे क्या है, दूसरा वे है और फंक्शन। तो यहां पे हम और फंक्शन को लिखेंगे, तो मैं यहां पे इसको डिलीट करता हूं और यहां पे लिख दूंगा और फंक्शन। सो यहां पे और। अब ये जो और फंक्शन होता है ये हमेशा दो आर्ग्यूमेंट लेता है। तो मेरे दो आर्ग्यूमेंट्स कौन से है, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40 कॉमा सेकेंड आर्ग्यूमेंट अटेंडेंस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80। अगर दो में से एक भी कंडीशन अगर ट्रू है तो हमें क्या प्रिंट करना है, पास। तो यहां पे मैं लिखूंगा पास। अगर दोनों भी कंडीशन अगर फॉल्स है तो क्या प्रिंट करना है, फेल। तो यहां पे मैं लिखूंगा फेल एंड एंटर। तो देखिए सेम रिजल्ट आएगा लेकिन यहां पे हमने और फंक्शन को यूज किया है। अब मुझे यहां पे और फंक्शन के अंदर दूसरा और फंक्शन लिखना है, क्योंकि मुझे यहां पे तीन कंडीशन को चेक करना है। मार्क्स ग्रेटर देन 40 है क्या, अटेंडेंस ग्रेटर देन 80 है क्या, या फिर कंप्यूटर डिपार्टमेंट है क्या। अगर इन तीनों में से एक भी कंडीशन अगर ट्रू आता है तो मुझे पास प्रिंट करना है, अदरवाइज मुझे फेल प्रिंट करना है। तो उसके लिए क्या करूंगा, मैं यहां पे एक और फंक्शन लिखूंगा। सो और। अब यहां पे ये जो इनर और है इसका जो भी आउटपुट होगा वो इनपुट होगा हमारे ये दूसरे और के लिए। तो ये हो गया हमारा पहला इनपुट। अब मैं यहां पे दूसरा इनपुट देता हूं कॉमा, और मुझे अब तीसरी कंडीशन भी चेक करनी है। और मेरी तीसरी कंडीशन क्या है, डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग है क्या। तो डिपार्टमेंट इज इक्वल्स टू कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। अब अगर मान लीजिए तीनों में से एक भी कंडीशन अगर ट्रू है तो मेरा पास प्रिंट होगा, अदरवाइज फेल प्रिंट होगा। तो चलिए रन करते हैं। तो देखिए यहां पे अगर तीनों में से एक भी कंडीशन ट्रू है तो यहां पे देखिए तीनों में सिर्फ एक कंडीशन ट्रू है, अटेंडेंस, तो पास प्रिंट। यहां पे मार्क्स ग्रेटर देन 40 है तो पास प्रिंट। यहां पे तीनों भी कंडीशन फेल्स है तो यहां पे फेल। तो इस तरीके से आप और इनसाइड और भी यूज कर सकते हो। इस वीडियो में हम डैक्स में जो ट्रू, फॉल्स एंड नॉट फंक्शन है उसके बारे में सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो मेरे पास यहां पे एक कॉलम है मार्क्स। अब हमें देखना है कि स्टूडेंट पास है या फेल है। तो अगर स्टूडेंट पास है तो हमें ट्रू प्रिंट करना है, अगर फेल है तो फॉल्स प्रिंट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पे जाऊंगा मैं न्यू कॉलम। तो पहले तो मैं कॉलम का नाम दूंगा, तो यहां पे इज पास। अब हमें चेक करना है स्टूडेंट पास है या फेल है। तो इसके लिए मैं यहां पे यूज करूंगा इफ, और यहां पे हम लॉजिकल टेस्ट लिखेंगे। तो यहां पे मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40। अगर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40 है तो मुझे यहां पे ट्रू प्रिंट करना है। तो उसके लिए मैं यहां पे लिखूंगा ट्रू फंक्शन। सो ट्रू, एल्स फॉल्स फंक्शन। सो यहां पे मैं लिखूंगा फॉल्स, ब्रैकेट कंप्लीट और एंटर। तो यहां पे देखिए यहां पे मार्क्स ग्रेटर देन 40 है तो पास यानी ट्रू। अगर मार्क्स लेस देन 40 है तो फेल यानी फॉल्स।
तो इस तरीके से आप ट्रू फॉल्स यूज कर सकते हो। अब मान लीजिए मुझे इसका रिवर्स चाहिए, यानी पास की जगह फेल और फेल की जगह पास चाहिए। तो उसके लिए मैं यहां पे क्या करूंगा, इस स्टेटमेंट को नॉट में यूज करूंगा। सो यहां पे मैं लिखता हूं नॉट और ब्रैकेट कंप्लीट और एंटर। सो देखिए यहां पे पहले यहां पे ट्रू था, अब फॉल्स हो गया। तो अगर आपको मान लीजिए ट्रू की जगह फॉल्स और फॉल्स की जगह ट्रू चाहिए, तो आप यहां पे नॉट फंक्शन का यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से आप ट्रू, फॉल्स और नॉट को यूज कर सकते हो। इस वीडियो में हम डैक्स में जो इफ एरर फंक्शन है उसके बारे में सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे सेल्स डेटा, ये एक डमी डेटा है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास दो कॉलम्स है, एक टोटल सेल और एक यूनिट सोल्ड। अब मुझे एवरेज प्राइस निकालना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, न्यू कॉलम। अब मैं यहाँ पे इसको देता हूँ कॉलम का नाम एवरेज प्राइस। अब मुझे इसका एवरेज प्राइस निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे टोटल सेल डिवाइड बाय यूनिट सोल्ड और एंटर। ओके, तो यहां पे देखिए हमारा आंसर आ चुका है, लेकिन जहां जहां पे भी यूनिट सोल्ड 0 है और उसको हमने डिवाइड किया, तो यहां पे इंफिनिटी आया और यहां पे नॉट पॉसिबल आया। अब मुझे इस टाइप के जो एरर्स है उसको हैंडल करना है। तो उसके लिए मैं यहां पे क्या करूंगा, यहां पे यूज करूंगा इफ एरर। और ये जो मेरा स्टेटमेंट है इसको मैं यहां पे इफ एरर में ट्रांसफर करूंगा, और अगर एरर आता है तो यहां पे मुझे 0 लिखना है। तो यहां पे देखिए जहां पे प्रीवियसली इंफिनिटी था, अब यहां पे 0 आ गया। मान लीजिए मुझे 0 नहीं चाहिए, मुझे -1 चाहिए, तो यहां पे मैं -1 भी लिख सकता हूं। तो यहां पे मैं लिखूंगा -1 एंड एंटर। तो जहां जहां पे भी एरर आ रहा है वहां वहां पे वो रिप्लेस हो जाएगा -1 से। तो इस तरीके से अगर आपको एरर को अगर हैंडल करना है तो आप इफ एरर यूज कर सकते हो। इस वीडियो में हम डैक्स में जो कैलकुलेट फंक्शन है उसके बारे में सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे सेल्स डेटा, ये एक डमी डेटा है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो यहां पे देखो मेरे पास रीजन नाम का एक कॉलम है और एक कैटेगरी नाम का एक कॉलम है। तो मैं चाहता हूं कि मुझे टोटल सेल कैलकुलेट करना है कैटेगरी वाइज। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, यहां पे जाऊंगा रिपोर्ट व्यू और यहां पे मैं टेबल व्यू में ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा कैटेगरी को। सो यहां पे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूं कैटेगरी को। तो अब मेरे पास ये 3 कैटेगरीज है, तो मुझे यहां पे पहले टोटल सेल कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए मैं यहां पे क्या करूंगा, जाऊंगा न्यू मेजर और यहां पे लिखूंगा टोटल सेल। और यहां पे मैं यूज करूंगा डैक्स का सम फंक्शन। यहां पे मुझे सम करना है सेल्स पर ऑर्डर का, तो मैं यहां पे क्लिक करता हूं सेल्स पर ऑर्डर और एंटर। और अब मैं यहां पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूं टोटल सेल को। तो यहां पे मुझे टोटल सेल कैलकुलेट हो चुका है। अब मान लीजिए कि मुझे इसका टोटल सेल कैलकुलेट नहीं करना है, जस्ट वेस्ट रीजन का ही टोटल सेल कैलकुलेट करना है। यानी वेस्ट रीजन में एसेसरीज कितना सेल हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स कितना सेल हुआ है, स्टेशनरी कितना सेल हुआ है, यही मुझे कैलकुलेट करना है। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, मैं यहां पे फिर से जाऊंगा न्यू मेजर। सो मेजर को नाम देंगे टोटल सेल वेस्ट रीजन। और यहां पे मैं डैक्स का एक फंक्शन यूज करूंगा कैलकुलेट। तो कैलकुलेट फंक्शन क्या करता है, जो भी आपका इवैल्यूएशन कंटेस्ट होगा उसको वो रिमूव कर देगा।
रिमूव कर देगा इन द सेंस जो भी आप यहाँ पे फिल्टर लिखोगे उसके वाइज ही आपका डेटा कैलकुलेट होगा, ना कि ये इवोल्यूशन कंटेस्ट के वाइज। तो यहाँ पे पहले मुझे एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन देता हूँ मेरा टोटल सेल जो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ मैं, तो यहाँ पे मैं यूज करता हूँ टोटल सेल। अब मुझे यहाँ पे टोटल सेल तो कैलकुलेट करना है लेकिन वेस्ट रीजन के लिए ही कैलकुलेट करना है, तो मैं यहाँ पे दूंगा फिल्टर रीजन इज इक्वल्स टू वेस्ट। तो ये कैलकुलेट फंक्शन क्या करता है, कैलकुलेट फंक्शन जो भी आपने फिल्टर दिया है उसके अकॉर्डिंग ही वो कैलकुलेट करेगा, ना कि आपके इवैल्यूएशन कंटेस्ट के अकॉर्डिंग। तो यहां पे मैं बोलता हूं एंटर, और यहां पे देखिए मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूं टोटल सेल वेस्ट वाइज, तो देखिए ये वेस्ट रीजन वाइज टोटल सेल है। अब मान लीजिए कि इस पर्टिकुलर कैटेगरीज में वेस्ट रीजन में कितने परसेंट सेल कैलकुलेट हुआ है वो मुझे कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए मैं यहां पे क्या करूंगा, न्यू मेजर परसेंटेज ऑफ सेल इन वेस्ट रीजन, और मैं यहां पे फंक्शन यूज करूंगा डिवाइड। अब यहां पे डिवाइड फंक्शन में मुझे दो पैरामीटर्स पास करने पड़ेंगे, एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो मेरा न्यूमरेटर जो रहेगा वो रहेगा टोटल सेल वेस्ट, तो यहां पे मैं लिखता हूं टोटल सेल्स वेस्ट रीजन, कॉमा अब जो मेरा डिनोमिनेटर रहेगा वो रहेगा टोटल सेल, तो यहां पे मैं लिखता हूं टोटल सेल ब्रैकेट कंप्लीट, और मुझे यहां पे परसेंटेज निकालना है, तो मुझे यहां पे लिखना पड़ेगा इनटू 100 एंड एंटर, और मैं यहां पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूं। तो देखिए यहां पे उसने परसेंटेज वाइज वेस्ट रीजन में कितने परसेंट एसेसरीज सेल हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड सेल हुआ है, स्टेशनरी कितना सेल हुआ है, वो उसने कैलकुलेट करके दिया। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट फंक्शन का यहां पे यूज कर सकते हो। इस वीडियो में हम डैक्स में जो कैलकुलेटेबल फंक्शन है उसके बारे में सीखेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो यहां पे देखिए इस पर्टिकुलर डेटा में ये ऑर्डर का एक डेटा है, तो इसमें बहुत सारे रीजन्स के ऑर्डर्स है, जैसे वेस्ट रीजन, ईस्ट रीजन एंड सो ऑन। अब इसमें से मुझे जो वेस्ट रीजन है उसका डेटा सेपरेट आउट करना है, यानी उसके लिए एक अलग टेबल क्रिएट करना है। तो उसके लिए मैं यहां पे क्या करूंगा, न्यू टेबल, और यहां पे मैं टेबल को नाम दूंगा वेस्ट रीजन ऑर्डर्स। अब यहां पे मैं यूज करूंगा फंक्शन कैलकुलेटेबल। सो कैलकुलेटेबल फंक्शन क्या करता है, आपको एक फिल्टर प्रोवाइड करता है जिससे आप एंटायर टेबल को फिल्टर कर सकते हो। तो यहां पे मैं यूज करूंगा कैलकुलेटेबल। अब ये कैलकुलेटेबल मुझे किस टेबल पे लगाना है, सेल्स पे, तो यहां पे मैं लिखूंगा सेल्स, कॉमा अब यहां पे देखिए कैलकुलेटेबल में मैं यहां पे फिल्टर पास कर सकता हूं। तो मुझे यहां पे वेस्ट रीजन के लिए टेबल क्रिएट करना है, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, रीजन इज इक्वल्स टू वेस्ट ब्रैकेट कंप्लीट एंटर। तो देखिए यहां पे जो भी टेबल है उसका एक नया टेबल यहां पे क्रिएट हुआ है, और यहां पे देखिए सारे वेस्ट रीजन के जो भी ऑर्डर्स है वो सारे यहां पे आ गए हैं। तो इस तरीके से आप एक नया टेबल यहां पे क्रिएट कर सकते हो। अब मान लीजिए कि हमारे पास ये वेस्ट का टेबल है, लेकिन मुझे जस्ट वेस्ट रीजन का ही नहीं चाहिए, मुझे उसमें से देखना है कि 10% से ज्यादा डिस्काउंट किस ऑर्डर पे है, और मुझे वेस्ट रीजन और 10% से ज्यादा डिस्काउंट इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा उसका ही टेबल चाहिए। तो उसके लिए मैं यहां पे क्या करूंगा, मैंने ऑलरेडी वेस्ट के लिए कैलकुलेट किया है, तो मैं एक और फिल्टर ऐड कर दूंगा, कॉमा डिस्काउंट is greater than equals to 0.1 ब्रैकेट कंप्लीट एंड एंटर। तो देखिए यहां पे ये जो टेबल, नया टेबल जो क्रिएट हुआ है वो वेस्ट रीजन और उसमें से भी जो डिस्काउंट 10% से ज्यादा है वही डेटा यहां पे है।
तो इस तरीके से आप एक नया टेबल यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। अब मान लीजिए कि मेरे पास ये जो ओरिजिनल डेटा है उसमें से मुझे Q1 का डेटा अलग करना है। Q1 का यानी अप्रैल से लेके तो जून तक का जो भी डेटा है उसे सेपरेट आउट करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फिर से जाऊँगा न्यू टेबल और मैं यहाँ पे लिखूँगा टेबल का नाम Q1 ऑर्डर्स, क्योंकि मुझे Q1 के ऑर्डर्स को सेपरेट आउट करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कैलकुलेटेबल और यहाँ पे मुझे पहले देना पड़ेगा टेबल का नाम, सो टेबल का नाम सेल्स कॉमा। अब यहाँ पे मुझे फिल्टर यूज करना है। तो मेरा फिल्टर क्या होगा कि मुझे Q1 का सिर्फ डेटा एंटर करना है। तो यहाँ पे मैं पहले सेल्स डेट फेच करूंगा, सो सेल्स डेट, और इस डेट को मुझे चेक करना है। सो यहां पे लिखूंगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और इसको मुझे चेक करना है कि ये जो डेट है ये अप्रैल से आगे की नहीं होनी चाहिए। तो यहां पे मैं लिखूंगा डेट फंक्शन, और इसमें मैं पास करूंगा 2024 मंथ और डेट। तो यहां पे मुझे 2024 का डेटा चाहिए, तो यहां पे मैं लिखूंगा 2024 कॉमा, और यहाँ पे मुझे मंथ, सो मुझे अप्रैल के मंथ के बाद का डेटा चाहिए। तो मेरा यहाँ पे होगा 4th और फर्स्ट ऑफ अप्रैल और ब्रैकेट कंप्लीट कॉमा। अब ये जो क्वार्टर है मुझे Q1 का ही डेटा चाहिए, यानी मुझे जस्ट 13th ऑफ जून तक का ही डेटा चाहिए। तो मुझे फिर से यहाँ पे लिखना पड़ेगा सेल्स डेट लेस देन इक्वल्स टू, अगेन हम यूज करेंगे डेट फंक्शन, और यहां पे मैं फिर से पास करूंगा 2024 कॉमा, जून तक का डेटा चाहिए तो यहां पे बोलूंगा 6 कॉमा और 30 ब्रैकेट कंप्लीट एंड एंटर। तो देखिए यहां पे एक अलग टेबल यहां पे क्रिएट हुआ है जिसमें कि ये जो डेटा है ये जस्ट Q1 का डेटा है, यानी अप्रैल से लेके तो जून तक का डेटा है। तो इस तरीके से आप Q1, Q2, Q3 का डेटा भी अलग कर सकते हो। अगर आप चाहे तो किसी एंटायर ईयर का अगर डेटा आपको चाहिए तो वो भी डेटा आप यहां से सेपरेट आउट कर सकते हो। जस्ट आपको यहां पे 1 जनवरी और यहां पे 31 दिसंबर करना पड़ेगा, तो आप एंटायर ईयर का भी डेटा सेपरेट आउट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप कैलकुलेटेबल फंक्शन पावर बीआई में यूज कर सकते हो। इस वीडियो में हम डैक्स में जो ऑल एंड ऑल एक्सेप्ट फंक्शन है उसके बारे में सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे रीजन करके एक कॉलम है जहां पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ रीजन्स है। अब मुझे रीजन वाइज कितना सेल हुआ है वो कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे यूज करूंगा मेजर, सो न्यू मेजर, और यहां पे मैं मेजर को नाम दूंगा टोटल सेल, और यहां पे मुझे यूज करना पड़ेगा सम फंक्शन। सो यहां पे मैं लिखता हूं सम। अब मुझे यहां पे किसका सम करना है, सेल्स पर ऑर्डर का। तो यहां पे मुझे टोटल सेल्स निकालना है, तो सेल्स पर ऑर्डर का मैं सम करूंगा और यहां पे बोलूंगा एंटर। अब यहां पे रिपोर्ट व्यू में ये जो टेबल व्यू है उसमें मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा पहले रीजन, और उसके बाद मैं यहां पे ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा टोटल सेल। तो देखिए यहां पे उसने रीजन वाइज टोटल सेल कैलकुलेट करके दिया है। अब मान लीजिए मुझे टोटल परसेंटेज का कितना परसेंटेज ईस्ट रीजन में सेल हुआ है, कितना परसेंटेज नॉर्थ में सेल हुआ है, कितना साउथ में सेल हुआ है, ये मुझे कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए मैं यहां पे क्या करूंगा, यहां पे अगेन मैं क्रिएट करूंगा न्यू मेजर। अब मेजर को नाम देंगे, तो मेजर को मैं नाम देता हूं परसेंटेज ऑफ टोटल सेल। अब मुझे यहां पे परसेंटेज ऑफ टोटल सेल निकालना है, तो उसके लिए मैं यहां पे क्या करूंगा, फंक्शन यूज करूंगा डिवाइड। अब ये डिवाइड फंक्शन क्या करता है, यहां पे हमें देना पड़ेगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो मैं यहां पे न्यूमरेटर में देता हूं टोटल सेल, और डिनोमिनेटर में मुझे यहां पे सारे रीजन का टोटल सेल चाहिए।
तो मैं यहां पे लिखता हूं टोटल सेल और एंटर। लेकिन जैसे ही मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूं तो देखिए यहां पे 1 1, यानी अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं 100 से, तो देखिए यहां पे हर जगह पे 100% आया। क्यों? क्योंकि यहां पे ये जो डिनोमिनेटर है उसने ईच रीजन के अकॉर्डिंग मेरा डेटा कैलकुलेट किया। क्यों? क्योंकि यहां पे कंसेप्ट होता है इवैल्यूएशन कंटेस्ट। इसके चलते मैं यहां पे ईच रीजन वाइज ही मेरा डेटा कैलकुलेट होगा, लेकिन मुझे ईच रीजन वाइज नहीं करना है, मुझे यहाँ पे डिनोमिनेटर में सारा टोटल सेल्स चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा कैलकुलेट। तो मैं इसको डिलीट करता हूँ और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा कैलकुलेट फंक्शन। और अब यहाँ पे कैलकुलेट फंक्शन में क्या होता है, जो भी आप फिल्टर करोगे उसके अकॉर्डिंग आपका डेटा फिल्टर होगा, ना कि आपके इवैल्यूएशन कंटेस्ट के अकॉर्डिंग। तो यहां पे मुझे एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा, तो मैं यहां पे लिखता हूं एक्सप्रेशन टोटल सेल। अब ये जो दूसरा वाला जो टोटल सेल है, इसको मुझे क्या करना है, एंटायर रीजन का टोटल सेल कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए मैं यहां पे लिख कॉमा, और ये जो फिल्टर है यहां पे मैं यूज करूंगा ऑल, और यहां पे मैं यूज करूंगा सेल्स। अब ये ऑल क्या करता है, ये ऑल जो भी आपका इवैल्यूएशन कंटेस्ट होगा इसको रिमूव कर देगा, और यहां पे ये सारे रीजन को कंसीडर करेगा टोटल सेल कैलकुलेट करने के लिए। यानी ये जो टोटल सेल है ये कैलकुलेट करेगा रीजन वाइज, और ये जो टोटल सेल है ये कैलकुलेट करेगा सारे रीजन का कलेक्टिव। अब यहां पे मैं देता हूं ब्रैकेट कंप्लीट एंड इनटू 100, क्योंकि मुझे परसेंटेज कैलकुलेट करना है, और एंटर। तो देखिए यहां पे 18%, 31%, 17% एंड सो ऑन। तो प्रीवियसली यहां पे 100% बता रहा था। क्यों? क्योंकि ये इसी को डिवाइड कर रहा था। तो इस तरीके से आप यहां पे टोटल परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हो। अब मान लीजिए कि मुझे रीजन वाइज परसेंटेज ऑफ सेल नहीं निकालना है, मुझे कैटेगरी वाइज परसेंटेज ऑफ सेल निकालना है। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, इसको रिमूव करता हूं, और यहां पे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा पहले कैटेगरी, और वही टोटल सेल को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूं यहां पे। तो देखिए इवैल्यूएशन कंटेस्ट के चलते मैं यहां पे कैटेगरी वाइज टोटल सेल कैलकुलेट कर सकता हूं। अब मुझे परसेंटेज ऑफ टोटल सेल भी कैलकुलेट करना है, तो मैं यहां पे क्या करता हूं, सेम मेजर को यहां पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूं। तो यहां पे टोटल परसेंटेज ऑफ टोटल सेल को ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूं, लेकिन यहां पे देखिए यहां पे हर जगह 100% आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पे मैंने लिखा है ऑल रीजन के लिए। तो यहां पे ऑल रीजन के चलते ये क्या करेगा, हर कैटेगरी के लिए मुझे यहां पे 100% दिखाएगा। तो मुझे यहां पे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे ईच कैटेगरी के लिए परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, तो पहला वे है मैं यहां पे यूज कर सकता हूं रीजन की जगह कैटेगरी, और एंटर। तो देखिए इसने कैटेगरी के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे डेटा कैलकुलेट करके दिया। लेकिन मान लीजिए मुझे कैटेगरी का यूज यहाँ पे नहीं करना है, मुझे रीजन का ही यूज करना है। तो यहाँ पे मैं रीजन, लेकिन जैसे मैं रीजन का यूज करता हूं तो फिर से 100% आ गया। तो अगर आपको रीजन का ही यहाँ पे यूज करना है तो ऑल की जगह आप यूज कर सकते हो ऑल एक्सेप्ट। तो यहां पे आपको देना पड़ेगा टेबल का नाम, सेल्स, कॉमा, रीजन, एंड एंटर। तो देखिए यहां पे हमारा कैटेगरी वाइज परसेंटेज कैलकुलेट हो चुका है। तो इस तरीके से आप यहां पे ऑल एक्सेप्ट का भी यूज कर सकते हो। अब ये हो गया पहला तरीका। अब दूसरा वे ये है कि मान लीजिए कि आपके पास ये सारा डेटा है, और उसमें से आपको एक नया टेबल अगर क्रिएट करना है जिसमें कि ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट कैटेगरी और यूनिट सोल्ड इतने ही कॉलम हो। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहां पे जा सकते हो न्यू टेबल, और यहां पे आप टेबल का नाम दोगे तो न्यू सेल, और यहां पे मैं यूज करूंगा ऑल। और कौन से मुझे कॉलम्स चाहिए, ऑर्डर आईडी, कॉमा, प्रोडक्ट नेम, कॉमा,
कैटेगरी एंड यूनिट सोल्ड, ब्रैकेट कंप्लीट और एंटर। तो देखिए ऑल क्या करता है, एक नया टेबल यहां पे क्रिएट करके देता है। तो देखिए न्यू सेल्स करके एक नया टेबल यहां पे क्रिएट हुआ है। सिमिलरली अगर मान लीजिए कि मेरे पास ये सेल्स टेबल है जिसमें कि मुझे रीजन, सेल्स डेटा, ये दो कॉलम नहीं चाहिए, बाकी सारे के सारे कॉलम्स मुझे चाहिए। तो उसके लिए मैं यहां पे क्या करूंगा, मैं यहां पे जाऊंगा न्यू टेबल, फिर से यहां पे नया नाम देंगे तो न्यू सेल्स 2, और यहां पे मैं यूज करूंगा ऑल एक्सेप्ट। तो ऑल एक्सेप्ट क्या करता है, दोनों कॉलम्स को छोड़ के बाकी जो भी कॉलम्स होंगे उसको वो यहां पे एक्सेप्ट करेगा। तो यहां पे मैं यूज करता हूं सेल्स, कौन से टेबल से मुझे वो यूज करना है, सेल्स से, तो यहां पे मैं यूज करूंगा सेल्स। कौन से कॉलम्स मुझे नहीं चाहिए यहां पे, तो मुझे यहां पे नहीं चाहिए रीजन और सेल्स डेट, ब्रैकेट कंप्लीट एंड एंटर। तो देखिए यहां पे उसने एक नया टेबल अगेन क्रिएट किया, लेकिन यहां पे वो दो कॉलम्स नहीं है। तो अगर मान लीजिए आपके पास कोई कॉलम्स है जो आपको चाहिए, तो आप यहां पे यूज कर सकते हो ऑल। अगर मान लीजिए आपके पास कोई टेबल है जिसमें से आपको एक या दो कॉलम्स नहीं चाहिए, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो यहां पे ऑल एक्सेप्ट। तो इस तरीके से भी आप ऑल और ऑल एक्सेप्ट फंक्शन को डैक्स में यूज कर सकते हो। इस वीडियो में हम डैक्स में जो कॉन्केडिनेट फंक्शन है उसके बारे में सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है और मुझे फुल नेम चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा कंडीशनल कॉलम और यहाँ पे इसका फर्स्ट नाम देंगे इस कॉलम का। सो यहाँ पे मैं नाम देता हूँ फुल नेम, और यहाँ पे मुझे कॉन्केडिनेट करना है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को। तो यहां पे मैं यूज करूंगा कॉन्केडिनेट फंक्शन, और ये जो कॉन्केडिनेट फंक्शन है ये दो पैरामीटर्स लेता है। तो यहां पे मैं पास करूंगा फर्स्ट पैरामीटर फर्स्ट नेम, सो फर्स्ट नेम, उसके बाद सेकंड पैरामीटर लास्ट नेम, सो यहां पे मैं पास करूंगा लास्ट नेम और एंटर। तो देखिए यहां पे मेरा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो है वो कंबाइन हो चुका है। नाउ अब यहां पे देखो, यहां पे स्पेस नहीं है, मुझे यहां पे स्पेस चाहिए। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, यहां पे स्पेस दूंगा, सो कॉमा स्पेस। बट प्रॉब्लम यह है कि कॉन्केडिनेट फंक्शन जो है वो दो आर्ग्यूमेंट्स ही लेता है। तो अगर मैं यहां पे एंटर करूंगा तो मुझे एरर आएगा, लेकिन मुझे यहां पे स्पेस देना ही है। तो मैं क्या कर सकता हूं, तो मैं यहां पे यूज कर सकता हूं, इसके दो वेज है। तो पहला वे है यहां पे मैं यूज कर सकता हूं एक कॉन्केडिनेट ऑपरेटर। सो यहां पे जो एम्परसेंड एंड है वो एज अ कॉन्केडिनेट ऑपरेटर करके यूज होता है। जैसे अगर आपको पता होगा तो जावा में प्लस ये कॉन्केडिनेट ऑपरेटर करके यूज होता है, वैसे ही यहां पे एम्परसेंड एंड जो है वो कॉन्केडिनेट ऑपरेटर करके यूज होता है। तो मैं यहां पे एंटर करूंगा, और जैसे ही मैं यहां पे एंटर करता हूं तो देखिए स्पेस आ गया। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट वे, तो ये हो गया मेरा पहला तरीका। अब दूसरा तरीका ये है कि मैं यहां पे कॉन्केडिनेट के अंदर एक और कॉन्केडिनेट यूज करूंगा। तो यहां पे मैं देता हूं कॉन्केडिनेट, और यहां पे मैं दूसरा कॉन्केडिनेट यूज करता हूं और ये जो अंदर वाला जो कॉन्केडिनेट है वो मैं यूज करूंगा फर्स्ट नेम और स्पेस को कॉन्केडिनेट करने के लिए। तो मैं यहां पे दूंगा फर्स्ट नेम कॉमा स्पेस ब्रैकेट कंप्लीट। तो ये कॉन्केडिनेट क्या करेगा, स्पेस और फर्स्ट नेम इन दोनों को कॉन्केडिनेट करेगा। उसके बाद मैं यहां पे दूंगा कॉमा, और यहां पे इसका जो आउटपुट होगा, ये जो इनर कॉन्केडिनेट है इसका जो आउटपुट होगा उसको हम कंबाइन करेंगे, उसको हम कॉन्केडिनेट करेंगे लास्ट नेम के साथ। तो यहां पे मैं दूंगा लास्ट नेम और ब्रैकेट कंप्लीट एंड एंटर। तो यहां पे देखिए सेम आउटपुट आया है। तो इस तरीके से मैं कॉन्केडिनेट इनसाइड कॉन्केडिनेट भी यूज कर सकता हूं।
तो यहाँ पे ध्यान में रखिए, कॉन्केडिनेट जो फंक्शन है वो हमेशा दो आर्ग्यूमेंट लेता है, दो से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं लेता है। अगर आपको दो से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट उसमें पास करने हैं तो आपको आइदर कॉन्केडिनेट ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा एम्परसेंड एंड, और आप कॉन्केडिनेट इनसाइड कॉन्केडिनेट भी यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से आप आपके डिजायर आउटपुट को क्रिएट कर सकते हो। इस वीडियो में हम डैक्स में जो अपर और लोअर फंक्शंस है उसके बारे में सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो यहां पे मुझे ये जो फर्स्ट नेम है इसको अपर केस लेटर में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, न्यू कॉलम, और यहां पे मैं उसका नाम दूंगा, कॉलम का नाम अपर एग्जाम्पल, और यहां पे हम टैक्स का फंक्शन यूज करेंगे अपर, और यहां पे मैं पैरामीटर पास करूंगा फर्स्ट नेम, ब्रैकेट कंप्लीट और एंटर। तो देखिए इसने ये जो फर्स्ट नेम है इसको अपर केस लेटर में कन्वर्ट कर दिया है। वैसे ही आप अगर इसको लोअर केस लेटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे यूज करना पड़ेगा लोअर। तो मैं यहां पे फिर से एक नया कॉलम क्रिएट करता हूं, तो न्यू कॉलम, लोअर एग्जाम्पल, और यहां पे मैं यूज करूंगा लोअर फंक्शन, और फिर से मैं पैरामीटर पास करूंगा फर्स्ट नेम और एंटर। तो देखिए इसने इसको लोअर केस लेटर में कन्वर्ट कर दिया। मान लीजिए आपके पास कोई फुल नेम है, जैसे यहां पे मैंने फुल नेम क्रिएट किया है कॉन्केडिनेट के थ्रू। ओके, सो कॉन्केडिनेट फंक्शन यहाँ पे यूज किया है, उसके थ्रू मैंने यहाँ पे फुल नेम क्रिएट किया है, और मैं चाहता हूं कि ये सारा का सारा जो फुल नेम है वो अपर केस लेटर में हो। तो मैं इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को अपर में यूज कर सकता हूं। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, यहां पे यूज करूंगा मैं अपर, और सारे के सारे स्टेटमेंट को, ये सारा का सारा जो स्टेटमेंट है उसको मैं पास करूंगा अपर में, ब्रैकेट कंप्लीट और एंटर। तो देखिए यहां पे जो पहले जो लोअर केस लेटर में था, अब सारा का सारा ये जो अपर केस लेटर में है। तो इस तरीके से आप ये पूरे डैक्स फंक्शन को, दूसरे डैक्स फंक्शन को भी अपर फंक्शन में यूज कर सकते हो। अभी मान लीजिए कि आपके पास ये कॉन्केडिनेट फंक्शन नहीं है, ओके, और आपने जो फर्स्ट फुल नेम है वो ऑपरेटर से क्रिएट किया है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे मैं फुल नेम क्रिएट करता हूं, फुल नेम 2, और इसको हम यूज करेंगे कॉन्केडिनेशन ऑपरेटर। सो मैं यहां पे कॉन्केडिनेशन ऑपरेटर यूज करता हूं। सो फर्स्ट नेम, कॉन्केडिनेशन ऑपरेटर एम्परसेंड एंड, उसको कॉन्केडिनेट करेंगे पहले स्पेस के साथ, फिर उसको कॉन्केडिनेट करेंगे लास्ट नेम के साथ। ओके, सो इस तरीके से आपने फुल नेम क्रिएट किया है। तो क्या मैं इसको भी अपर केस लेटर, अपर केस फंक्शन लगा सकता हूं? तो यस, मैं अपर केस और लोअर केस फंक्शन दोनों लगा सकता हूं। तो यहां पे मैं दूंगा अपर, और इस सारे के सारे स्टेटमेंट को मैं पास करूंगा अपर में। तो देखिए ये फुल नेम 2 में, अपर केस लेटर में। सो इस तरीके से आप अपर और लोअर फंक्शंस को डैक्स में यूज कर सकते हो। इस वीडियो में हम डैक्स में जो फॉर्मेट फंक्शन है उसके बारे में सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे एक डेट कॉलम है। ओके, तो इसका अगर मुझे फॉर्मेट चेंज करना है तो उसके दो वेज है। तो पहला वे ये है कि मैं इसको सिलेक्ट करूंगा कॉलम को, और यहाँ पे ये जो फॉर्मेट है इसके थ्रू मैं इस फॉर्मेट को चेंज कर सकता हूँ। तो ये हो गया पहला तरीका। अब दूसरा तरीका ये है कि मैं यहाँ पे फॉर्मेट फंक्शन, डैक्स का जो फॉर्मेट फंक्शन है उसको भी यूज कर सकता हूँ। तो चलिए देखते हैं वो कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं न्यू कॉलम क्रिएट करूंगा, न्यू कॉलम, और इस कॉलम को मैं नाम दूंगा फॉर्मेट एग्जाम्पल, और यहाँ पे फॉर्मेट फंक्शन को कॉल करेंगे,
अब ये जो फॉर्मेट फंक्शन है यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा वैल्यू, वैल्यू मीन्स ये कॉलम का नाम। तो यहाँ पे मैं दूंगा ऑर्डर डेट, और इसमें से मुझे डेट चाहिए, एंटायर डेट चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉट डेट कॉमा। अब इसको मुझे किस फॉर्मेट में चेंज करना है, मुझे इसको डी डी एम एम एंड वाई वाई के फॉर्मेट में चेंज करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डी डी एम एम एंड वाई वाई फॉर्मेट, ब्रैकेट कंप्लीट और एंटर। तो देखिए इसने इस ऑर्डर डेट को कन्वर्ट कर दिया डी डी एम एम एंड वाई वाई के फॉर्मेट में। मान लीजिए अभी मुझे यहाँ पे 24 है लेकिन मुझे 2024 चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने वाई वाई दिया है तो मुझे यहाँ पे अब 4 टाइम्स वाई देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे 4 टाइम्स वाई देता हूँ और एंटर। तो यहाँ पे देखिए 2024 आ चुका है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे 0102 यानी जनवरी के लिए 01, फरवरी के लिए 02 ऐसा है। मुझे नंबर नहीं चाहिए, मुझे जैन फेब इस टाइप से मेरा डेटा चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में ये जो एम है उसमें एक एम और ऐड कर दूंगा और एंटर। तो जैसे ही आप 3 एम ऐड करते हो तो यहाँ पे देखिए ये जैन आ गया, फॉर फरवरी फेब आ गया, लाइक दैट ये डेटा शो होगा। अब मान लीजिए कि मुझे जैन फेब ये शॉर्टकट नहीं चाहिए, मुझे जनवरी फरवरी ये पूरा चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने 3 एम दिए हैं तो मैं एक एम यहाँ पे बढ़ा दूंगा 4 एम और बोलूँगा एंटर। तो देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे 4 एम करता हूँ तो देखिए जनवरी पूरा आ गया, फरवरी पूरा आ गया, लाइक दैट। तो इस तरीके से आप डेट का फॉर्मेट, आपको जो भी डेट का फॉर्मेट चाहिए वो आप चेंज कर सकते हो। अब अगर मान लीजिए मेरे पास ये यूनिट प्राइस है, ओके, सो ये मेरे पास यूनिट प्राइस है, इसको मुझे चेंज करना है, यहाँ पे मुझे रूपी सिंबल ऐड करना है। तो रूपी सिंबल अगर मुझे इसको ऐड करना है तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फिर से जाऊँगा न्यू कॉलम और यहाँ पे मैं बोलूँगा फॉर्मेट एग्जाम्पल 2 और यहाँ पे फॉर्मेट जो हमारा फंक्शन है उसको सिलेक्ट करेंगे और जो वैल्यू है वो मुझे पास करना पड़ेगा यूनिट वैल्यू। सो यूनिट प्राइस कॉमा, अब इसको मुझे किस फॉर्मेट में चाहिए, मुझे यहाँ पे रूपी सिंबल चाहिए और उसके बाद जो भी डेटा है वो एज इट इज चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डबल कोटेशन में रूपी सिंबल को यहाँ पे मुझे कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। तो मेरे पास यहाँ पे एक रूपी सिंबल है तो मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ उसको और पेस्ट, और यहाँ पे उसके बाद मुझे जो भी नंबर है यहाँ पे जो यूनिट प्राइस में जो भी नंबर्स है वो वैसे के वैसे ही चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे यूज किया जाता है हैश। हैश एक वेरिएबल टाइप का है, तो जब यहाँ पे जो भी वैल्यू रहेगा वो हैश को रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा डबल कोटेशन कंप्लीट एंड एंटर। तो यहाँ पे देखिए इस पर्टिकुलर यूनिट प्राइस को इसने कन्वर्ट कर दिया रूपी सिंबल में। अब मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे कॉमा चाहिए, ओके, सो यहाँ पे मुझे कॉमा यूज करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो हैश है उसको एक कॉमा दूंगा उसके बाद और फिर से एक दूसरा हैश लिखूंगा। तो ये इंडिकेट करता है कि मुझे यहाँ पे कॉमा यूज करना है। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा एंटर। तो देखिए पहले कॉमा नहीं था, अब कॉमा आ चुका है। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पे डेसिमल नंबर के बाद 00 चाहिए, तो ओरिजिनल डेटा में वो नहीं है लेकिन मुझे वो चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे बोलूँगा .00 एंड एंटर। तो यहाँ पे देखो 00 आ चुका है। मान लीजिए अगर मेरे ओरिजिनल डेटा में डेसिमल के बाद वैल्यू है और वो वैल्यू मुझे वैसे का वैसा ही अगर चाहिए तो मैं यहाँ पे 00 नहीं दूंगा, तो मैं यहाँ पे दूंगा हैश। अगर कोई भी ओरिजिनल वैल्यू मुझे अगर चाहिए तो मैं यहाँ पे हैश दूंगा और यहाँ पे बोलूँगा एंटर। तो अभी इस डेटा में कोई भी डेसिमल के बाद वैल्यू नहीं है इसलिए इसने ब्लैंक दिया, लेकिन अगर वैल्यू होता तो वो यहाँ पे वो ओरिजिनल वैल्यू को रिप्लेस करता। तो इस तरीके से आप इस फॉर्मेट फंक्शन को पावर बीआई में यूज कर सकते हो। इस वीडियो में हम डैक्स में जो लेफ्ट
राइट और मिड फंक्शन है उसके बारे में सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सो यहाँ पे प्रोडक्ट कोड, ये एक कॉलम है जिसमें कि इस टाइप का एक प्रोडक्ट कोड है। तो यहाँ पे अल्फ़ाबेट भी है, न्यूमेरिकल्स भी है। तो मान लीजिए मुझे यहाँ से जो अल्फ़ाबेट्स है उसको सेपरेट आउट करना है। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे देखिए कोई भी डिलिमिनेटर नहीं है, तो यहाँ पे मुझे लेफ्ट का यूज़ करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ न्यू कॉलम, और यहाँ पे मैं बोलूँगा लेफ्ट एग्जाम्पल, कॉलम का नाम, और यहाँ पे मैं फंक्शन यूज़ करूँगा लेफ्ट। ये जो लेफ्ट फंक्शन है ये दो आर्ग्यूमेंट्स लेता है। पहला जो आर्ग्यूमेंट है वो है कॉलम का नाम, तो मैं यहाँ पे कॉलम का नाम देता हूँ प्रोडक्ट कोड, और इसमें से मुझे इस एल ओ पी को और ये जो है इसको सेपरेट आउट करना है। तो कितने कैरेक्टर्स है यहाँ पे, 1 2 एंड 3। तो मुझे थ्री लेटर्स को सेपरेट आउट करना है। तो यहाँ पे मैं आप दूंगा 3 और एंटर। तो यहाँ पे देखिए ये 3 लेटर्स जो है वो सेपरेट आउट हो चुके हैं। सिमिलरली अगर मान लीजिए आपको 2 लेटर्स सेपरेट आउट करने हैं तो आपको यहाँ पे 2 लेटर्स भी दे सकते हो। तो जितने लेटर्स, जितने नंबर्स, जितना नंबर्स आप यहाँ पे दोगे उतने लेटर्स वो यहाँ पे सेपरेट आउट करेगा। यहाँ पे सारे के सारे जो लेटर्स है वो 3 3 है, इसलिए ये यहाँ पे इजीली वर्क होता है। बट मान लीजिए कि आपके पास इस टाइप का एक ईमेल है और जिसमें से आपको नेम्स को सेपरेट आउट करना है डोमेन से। तो नेम्स जो है वो डिफरेंट रोज के लिए डिफरेंट डिफरेंट लेंथ है। तो यहाँ पे मैं 4 5 ऐसा नहीं लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा अगर मुझे इसको सेपरेट आउट करना है तो पहले तो मुझे यहाँ पे कॉलम का नाम देना पड़ेगा लेफ्ट में। तो मैं यहाँ पे नाम देता हूँ ईमेल, क्योंकि मुझे ईमेल से वो डेटा फेच करना है। अब यहाँ पे मैं डायरेक्टली 3 4 ऐसे नहीं लिख सकता हूँ। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस @ को पहले सर्च करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा सर्च फंक्शन, ये भी एक डैक्स का फंक्शन है। और यहाँ पे मुझे क्या फाइंड करना है, @ तो मैं यहाँ पे लिखूंगा @ और कौन से कॉलम से मुझे वो फाइंड आउट करना है, ईमेल कॉलम से। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ईमेल। ओके तो ये क्या करेगा, ये @ की मुझे पोजीशन देगा, और ये जो पोजीशन होती है वो एक नंबर रहेगा, और वो नंबर मैं यहाँ पे पास करूंगा लेफ्ट में। ओके तो यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे इसने उसको सेपरेट आउट कर दिया। लेकिन यहाँ पे @ भी आया है, क्यों, क्योंकि उसने @ की पोजीशन तक नंबर फाइंड आउट किया है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ -1। सो इस तरीके से आप नेम को डोमेन से सेपरेट आउट कर सकते हो। अब मान लीजिए मुझे इस प्रोडक्ट कोड में से ये जो नंबर है उसको सेपरेट करना है। ओके तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे राइट जो फंक्शन है डैक्स का वो यूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे फिर से जाता हूँ न्यू कॉलम, और यहाँ पे मैं दूंगा कॉलम का नाम राइट एग्जाम्पल, और यहाँ पे राइट फंक्शन फर्स्ट मुझे पास करना पड़ेगा कॉलम का नाम। सो यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट कोड है वो मेरा कॉलम है, तो मैं यहाँ पे पास करता हूँ प्रोडक्ट कोड, और यहां से मुझे लास्ट के 3 नंबर्स चाहिए। तो इसके लिए मैं यहां पे बोलूंगा 3। तो ये क्या करेगा, राइट से स्टार्ट करेगा और 1 2 एंड 3 ये 3 जो नंबर्स है उसको सेपरेट आउट करेगा। देखिए तो इस तरीके से आप ये राइट फंक्शंस यूज कर सकते हो। मान लीजिए यहां पे आपका ईमेल है और इसमें से आपको अब नेम नहीं चाहिए, अब डोमेन चाहिए। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहां पे देखो ये जो डोमेन है वो सारे डोमेन सेम ही है। तो यहां पे ये देखो ये जो डोमेन है ये 12 लेटर्स का है। सो आप डायरेक्टली 12 यूज कर सकते हो। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, राइट, और उसके बाद ईमेल, ये कॉलम का नाम, एंटर।
तो देखिए, ओके, अगर आपको @ नहीं चाहिए तो आप यहां पे 11 लिख सकते हो। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहां पे जो डोमेन है वो डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स है, ओके, मान लीजिए जीमेल है, याहू है, और डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स है। तो अगर मुझे डिफरेंट डोमेन्स को अगर सॉर्ट आउट करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं 11 12 ऐसा नहीं लिख सकता हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? फिर से यूज करना पड़ेगा सर्च। लेकिन सर्च के साथ साथ मुझे लेंथ भी यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये लास्ट में है, तो मुझे पहले लेंथ फाइंड आउट करना पड़ेगा, इसका टोटल लेंथ। तो उसके लिए मेरे पास एक फंक्शन है लेंथ, len। इसमें मैं पूरे इसका लेंथ फाइंड आउट करूंगा, सो ईमेल। और लेंथ फाइंड आउट करने के बाद मैं उसमें से माइनस करूंगा ये @ का नंबर। तो यहां पे मैं यूज करूंगा सर्च। सर्च, मुझे यहां पे @ को फाइंड आउट करना है। कहां से? ईमेल से। तो मैं यहां पे लिखता हूं ईमेल, और एंटर। सो देखिए, यहां पे इसने डोमेन को हमें फाइंड आउट करके दे दिया। तो इस तरीके से आप, अगर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स है और सब कुछ है, तो आप उसको सेपरेट आउट कर सकते हो। नाउ, अब मान लीजिए मुझे लेफ्ट से भी कैरेक्टर्स नहीं चाहिए, राइट से भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स नहीं चाहिए, मुझे मिडल से चाहिए। ओके, सो मुझे यहां पे मिडल से 2 कैरेक्टर्स चाहिए या 3 कैरेक्टर्स चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? यहां पे जाऊंगा न्यू कॉलम, और हम यहां पे यूज करेंगे मिड। अगर आपको मिडल से कोई कैरेक्टर्स चाहिए तो उसके लिए फंक्शन हम यूज करते हैं मिड। तो यहां पे मैं लिखूंगा मिड एग्जाम्पल मिड। और कहां से मुझे चाहिए? प्रोडक्ट कोड से। तो मैं यहां पे लिखूंगा प्रोडक्ट कोड। और अब यहां पे आपको 2 नंबर्स पास करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे स्टार्टिंग पोजीशन भी इंपॉर्टेंट है। सो लेफ्ट और राइट में क्या था? लेफ्ट में स्टार्टिंग पोजीशन लेफ्ट से था, राइट में स्टार्टिंग पोजीशन राइट से था। लेकिन यहां से मिडल में है, तो मुझे स्टार्टिंग पोजीशन देना जरूरी है। तो यहां पे देखिए, अगर मुझे P और 4 को अगर सेपरेट आउट करना है, तो P कहां से स्टार्ट होता है? 1 2 एंड 3। तो 3, ओके। और यहां पे कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मुझे चाहिए? P और 4 यानी 2 कैरेक्टर्स। तो मैं यहां पे दूंगा कॉमा, और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 2। तो मैं यहां पे दूंगा 2 और एंटर। तो देखिए, इसने ये जो बीच में के जो 2 कैरेक्टर्स है उसको मुझे सेपरेट आउट करके दिया। तो इस तरीके से आप लेफ्ट, राइट और मिडल इन तीनों फंक्शंस को यूज कर सकते हो। इस वीडियो में हम DAX में जो डेट फंक्शन है उसके बारे में सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे सेल्स डेटा, ये एक डमी डेटा है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, मेरे पास 3 कॉलम है, डेट, मंथ और ईयर। ये सेपरेट कॉलम है। अब इसका यूज करके मुझे ऑर्डर डेट नाम का एक नया कॉलम क्रिएट करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? न्यू कॉलम, और यहाँ पे मैं उसको नाम दूंगा सो ऑर्डर डेट। तो यहां पे मैं एक DAX का एक फंक्शन यूज करता हूं डेट। अब ये डेट फंक्शन क्या करता है? 3 आर्ग्यूमेंट लेता है। तो जो भी ईयर है उसको हमें पहले देना है। तो यहां पे मैं लिखता हूं ईयर, सेल्स ईयर, कॉमा, उसके बाद जो मंथ का कॉलम है उसको यूज करना है। तो यहां पे मैं लिखता हूं मंथ, सेल्स मंथ। लास्ट में जो डे का कॉलम है उसको ऐड करते हैं। तो यहां पे मैं यूज करता हूं डे, सो सेल्स डेट, ब्रैकेट कंप्लीट और एंटर। तो देखिए, इसने इसका कंबाइन करके यहां पे डेट कॉलम क्रिएट करके दिया। अब इसका बेनिफिट क्या है? यहां पे देखो, यहां पे आपको ऑटोमेटिकली पावर बीआई क्या करता है? उसका एक हायरार्की क्रिएट करता है डेट का। और यहां पे आपको ईयर, क्वार्टर, मंथ्स, डेट ये सारा अवेलेबल है। अब मान लीजिए कि मुझे इसमें डेट
ऐड करना है, मान लीजिए मुझे इसमें 1 मंथ ऐड करना है, 2 मंथ ऐड करना है एंड सो ऑन, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, फिर से जाऊंगा न्यू कॉलम और यहाँ पे मैं कॉलम को नाम दूंगा न्यू डेट। और मुझे क्या करना है, इस पर्टिकुलर कॉलम में 2 मंथ ऐड करना है, तो उसके लिए एक फंक्शन होता है डैक्स में ई डेट। अब ई डेट में यानी क्या होता है, ई यानी एक्सटेंडेड डेट। तो हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा डेट कॉलम है उसमें हम नंबर ऑफ मंथ्स एक्सटेंड कर सकते हैं या फिर ऐड कर सकते हैं। तो यहां पे मैं लिखता हूं ऑर्डर डेट डेट कॉमा, अब मुझे इसमें कितने मंथ ऐड करने हैं, आप कितने भी मंथ ऐड कर सकते हो। तो लेट्स से मुझे यहाँ पे 3 मंथ ऐड करनी है या 2 मंथ ऐड करने हैं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 मंथ्स ब्रैकेट कंप्लीट एंड एंटर। तो देखिए इसने 2 मंथ एक्सटेंड करके दिया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ई डेट का यूज कर सकते हो। अब मान लीजिए मुझे मंथ को ऐड नहीं करना है, मुझे डेज को ऐड करना है या फिर क्वार्टर को ऐड करना है, तो इस केस में आप दूसरा एक फंक्शन यूज कर सकते हो, डेट ऐड। तो इसके लिए मैं यहां पे न्यू कॉलम क्रिएट करूंगा और यहां पे दूंगा न्यू डेट 2 और यहां पे मैं यूज करूंगा डेट ऐड। अब ये जो डेट ऐड कॉलम है ये क्या करता है, जो भी आप उसको डेट दोगे, जो भी आप इसको डेट कॉलम दोगे उसमें वो आइदर ईयर, आइदर मंथ और क्वार्टर जो भी आपको चाहिए वो ऐड करके देगा। तो यहां पे मैं लिखता हूं ऑर्डर डेट डेट कॉमा, अब यहां पे होता है नंबर ऑफ इंटरवल्स। नंबर ऑफ इंटरवल्स यानी कितने मंथ से, कितने डेज से, कितने ईयर से आपको डेट एक्सटेंड करना है। तो मुझे यहां पे 1 डे से उसको एक्सटेंड करना है, तो यहां पे इंटरवल में दिया जाता है डेट, मंथ, क्वार्टर और ईयर, इसमें से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहां पे मुझे 1 डे से एक्सटेंड करना है, तो मैं यहां पे लिखता हूं 1 डे और एंटर। तो देखिए इसने डेट एक्सटेंड करके दिया। सिमिलरली अगर आपको मंथ, डेट की जगह अगर मंथ चाहिए तो आप मंथ भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये क्या करेगा, मंथ को एक्सटेंड करके देगा। तो अगर आपको यहाँ पे ईयर चाहिए तो ईयर, क्वार्टर चाहिए तो क्वार्टर, वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। और कितने मंथ से चाहिए, तो लेट्स से मुझे 2 मंथ से चाहिए, 3 मंथ से चाहिए, 4 मंथ से चाहिए, तो यहाँ पे मैं जो भी आपका नंबर ऑफ मंथ्स है उसमें आप ऐड कर सकते हो। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे 3 मंथ से करना है, तो मैं यहाँ पे दूंगा 3 और एंटर। तो इस तरीके से आप ऐड, डेट ऐड को भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। अब मान लीजिए मुझे डेट को ऐड नहीं करना है, जो भी मेरा ऑर्डर डेट था और आज का डेट, इसमें कितने मंथ हो चुके हैं वो मुझे फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए मैं यहां पे क्या करूंगा, ये मैं डिलीट करता हूं और यहां पे लिखता हूं डेट डिफरेंस। अब ये डेट डिफरेंस क्या करता है, दो डेट में का डिफरेंस आपको फाइंड आउट करके देगा। तो यहां पे मुझे पहला डेट देना पड़ेगा ऑर्डर डेट, तो मैं यहां पे लिखता हूं ऑर्डर डेट कॉमा, अब जो दूसरी डेट है वो कौन सी है, करंट डेट। करंट डेट यानी आज की डेट, तो यहां पे मैं यहां पे लिख सकता हूं टुडे। टुडे फंक्शन क्या करता है, ये भी एक डैक्स का फंक्शन है जो आपको करंट डेट फाइंड आउट करके देता है। तो मैं यहां पे लिखता हूं टुडे कॉमा, अब मुझे आवर्स में चाहिए, डेज में चाहिए, मंथ में चाहिए, क्वार्टर में चाहिए, जो भी आपको चाहिए वो आप यहां पे से सिलेक्ट कर सकते हो। तो मुझे नंबर ऑफ मंथ्स में चाहिए डिफरेंस, तो मैं यहां पे सिलेक्ट करता हूं मंथ ब्रैकेट कंप्लीट और एंटर। तो देखिए यहां पे जो भी डिफरेंस है, कौन सा डिफरेंस, ऑर्डर डेट का और टुडेज डेट का, तो ये यहां पे फाइंड आउट हो चुका है। सिमिलरली अगर मान लीजिए कि आपके पास ये ऑर्डर डेट है और ये न्यू डेट है, इन दोनों में का आपको डिफरेंस अगर चाहिए तो आप यहां पे क्या कर सकते हो, यहां पे टुडे की जगह मैं यहां पे लूंगा न्यू डेट कॉलम कॉमा, अब ये आपको नंबर ऑफ डेज में चाहिए, मंथ में चाहिए, ईयर में चाहिए, जो भी आपको चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो मुझे यहां पे नंबर ऑफ मंथ्स में चाहिए, तो मैं यहां पे सिलेक्ट करता हूं मंथ ब्रैकेट कंप्लीट एंड एंटर। तो देखिए हमने यहां पे 2 से एक्सटेंड किया था, तो यहां पे 2 आया। क्यों, क्योंकि दोनों में का, इन दोनों डेट्स में का डिफरेंस जो है वो 2 मंथ्स का है, तो यहां पे 2 आ गया।
तो इस तरीके से आप डेट फंक्शंस डैक्स में यूज कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।